हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। एन डिजिटल एकेडमी पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश प्रताप सिंह और कई बच्चों के इनपुट्स थे कि हमें पहले कंप्लीट एनसीईआरटी तैयार करा दिया जाए, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है या उनके सिमिलर क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करा दें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब से हम पहले आपको शुरुआत में कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व कराते हैं, उसके बाद जो भी सीबीएसई बोर्ड में अदर बोर्ड्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर वो आपको कराएंगे, या ऐसे क्वेश्चंस जिनसे हमें लगता है कि आपका स्कोर हम इंप्रूव करा सकते हैं, उनका हम सेपरेट लेक्चर्स लास्ट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसी सीक्वेंस में हम आज शुरू करते हैं टॉपिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, यदि बड़ा क्वेश्चन है तो 4-5 मार्क्स का भी आता है, आना हर साल ही है। टॉपिक काफी आसान है। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स होता क्या है। तो बड़ा ही आसान है कि मैट्रिक्स नंबर्स को लिखने का या एक्सप्रेशंस को लिखने का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मतलब हम मैट्रिक्स को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखते हैं। इस तरह से हमने ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया, तो हम नंबर्स को इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर लिखोगे कैसे, इसमें जो आप हॉरिजॉन्टली लिखते हैं इनको हम बोलते हैं रो। जैसे आपने ये लिखा ABC, तो जब आप हॉरिजॉन्टल में लिख रहे हैं ना, आड़ी लाइन में लिख रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं रो। और वहीं यदि इसको आप इस तरह से लिखते हैं वर्टिकली, इसको आप बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर्स का, रिजल्ट्स का, एक्सप्रेशंस का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर हम जो नंबर्स होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं। इन हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या बोलते हैं, रो, है ना, आड़ी लाइन को। और जो खड़े में आप लिखते हो, वर्टिकली लिखते हो, उनको आप क्या बोलोगे, कॉलम। ठीक है, मैट्रिक्स को आप इंडिकेट हमेशा कैपिटल लेटर से करेंगे, है ना। इसका नाम देना है, कैपिटल में ABC से दे सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। अब बात आती है, जब आप मैट्रिक्स में बोल रहे हैं कि रो होती है ना, कॉलम होते हैं, तो इसका ऑर्डर, तो किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रो है इनटू कितने कॉलम्स हैं, ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। सपोज इसमें 2 आड़ी लाइन है, समझ आ रहा होगा, 2 या 3 वर्टिकल लाइन से खड़ी लाइन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 का होगा। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, कोई एक मैट्रिक्स लें विच हैज m रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है, m इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस, m आड़ी लाइंस है और n वर्टिकल लाइंस है, तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, m/n। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला मैट्रिक्स का नाम हम कैपिटल लेटर से देते हैं। आपने ये लिखा ABC, ये फर्स्ट रो है ना, इसको आप चाहो तो R1 से दिखा सकते हैं। PQR, ये सेकंड रो है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन रो है, ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 रो हो गई। ऐसे ही वर्टिकल को आप क्या बोल रहे थे, कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम है तो C से दिखा दें, सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस मैट्रिक्स में 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 2 रोज है और 3 वर्टिकल लाइंस, 3 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, इसका ऑर्डर होगा 2/3 का। ठीक है, इसको आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक मैट्रिक्स है AIJ। ठीक है, ये केवल एक लिखने का मेथड है, AIJ 2/3। I बताता है रो नंबर को और J बताएगा कॉलम नंबर को। एक मैट्रिक्स AIJ 2/3, यानी आगे वाला रो नंबर है कि 2 रो है और 3 कॉलम है। यदि आप इसका एक्सपांड करके लिखना चाह रहे हैं, तो जैसे ये पहला एलिमेंट, इसकी लोकेशन क्या है, पहली तो रो है और पहली ही कॉलम है, तो आप इसको क्या लिखोगे, A11। अब यहाँ आए, क्या होगा ये सोचो, रो तो आपकी फर्स्ट चल रही है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट रो है, कॉलम अब सेकंड आ गया, फिर फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, कॉलम 3 ही थे, तो ये फर्स्ट रो है, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड था, इसलिए इनकी लोकेशंस क्या आई, A11, A12, A13। आगे वाला नंबर क्या सोच रहे हैं आप, आगे वाला नंबर हमेशा रो नंबर होगा। अब आगे चलें, हम अब सेकंड रो पर आ रहे हैं, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहे हैं, तो रो का नंबर क्या हो जाएगा 2, कॉलम का नंबर अभी भी 1 है, ये
2 A 2 3, ठीक है। ये एक हमारा 2/3 का मैट्रिक्स बन गया। क्लियर होगा सबको यहाँ तक? अच्छा, 2/3 मल्टीप्लाई करना सबको आता है, तो 2 × 3 6, यानी इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? 6 होंगे। ऐसे यदि 3/3 का है तो समझ गया होगा आप, कितने बताने की जरूरत नहीं है। कितने होंगे? डेफिनेटली 9 एलिमेंट्स होंगे। अब यदि इन जनरल आपको एक मैट्रिक्स Aij m/n, ठीक है, ये लिखना हो तो इसको आप कैसे लिखेंगे? A11 A12 A13 A1n, फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, डैश डैश n कॉलम्स। अब ये सेकंड तो A21 A22 A23 और A2n, ये सब आपको आता है। फिर भी एक बार AM1 AM2 AM3 और ये क्या होगा? AMN। ये हमारा एक m/n का मैट्रिक्स हो गया। सोचो जरा, इस m/n का मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर? समझ में आया? पक्का है m × n एलिमेंट्स होंगे। चले, इस पूरे पेज पे आपने क्या पढ़ा? मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है? किसी मैट्रिक्स में जितनी रो इंटू जितने कॉलम्स। यदि 2 रो 3 कॉलम है तो ऑर्डर 2/3, 3 रो 4 कॉलम है तो ऑर्डर क्या होगा? 3/4। अब आपको क्वेश्चन दिया है, हमें एक 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। 3/2 का मतलब समझ में आ रहा है? 3 तो इसमें आड़ी लाइन होने वाली है और वर्टिकल लाइंस, खड़ी लाइन कितनी होगी? 2। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे इसके? 6। और ये जनरल एलिमेंट Aij दिया है 1/2 i - 3j का मॉडुलस, ठीक है। तो पहले तो हम एक 3 हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और 2 वर्टिकल लेनी है, तो क्या बनेगा? A11 A12, कॉलम केवल 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड रो में क्या आएगा? A21 A22, थर्ड में क्या सोच रहे हैं आप? A31 A32, ये हमारा 3/2 का एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसके एलिमेंट्स कैसे निकालें? जब आप A11 निकालते हैं, I और J दोनों जगह पर 1 रखेंगे, ये कितना आया? -2, मॉडुलस ने माइनस हटा दिया, 2 का डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। A12 बनाएंगे, यानी यहाँ I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे, सोचो क्या रखा आपने? J के प्लेस पे आपने रखा 2, तो ये आ गया -5, ठीक है। मॉडुलस लगा है +5, 2 नीचे है तो डिवाइड में लगा दिया। फिर आते हैं A21 पर, ठीक है। I को 2 रखें, J को 1 रखें, तो ये -1 आएगा, मॉडुलस ने माइनस हटा दिया तो ये 1/2। A22 में क्या बना है? सोचो, A22 I को भी 2 और J को भी 2, तो ये बचा -4, मॉडुलस ने बनाया +4, 2 का डिवाइड करो, क्या आया? 2। फिर बनाते हैं A31, I को 3 रखा, J को 1 रखा, बोलने की जरूरत नहीं है। A32 क्या होने वाला है? A32 I को हम 3 रखें, J को 2 रखें, तो ये -3 आएगा, मॉडुलस लगा है +3/2। ये आपको सारे एलिमेंट्स मिल गए, तो ये क्या आएगा? ये आपका मैट्रिक्स बना 1 5/2 1/2 2 0 और 3/2, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बोर्ड पूछता भी रहता है कि एक आपको 3/2 का मैट्रिक्स बनाना था, ठीक है, जिसके जनरल एलिमेंट आपको Aij दे रखा था 1/2 मॉडुलस I - 3j। आई होप क्लियर होगा ये, ठीक है। चलो आगे देखिए इसमें क्या आने वाला है। अब आता है, अभी तक लोगों ने क्या पढ़ लिया? मैट्रिक्स पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, उसका ऑर्डर पढ़ लिया। अब आता है मैट्रिक्स के टाइप्स। कॉलम मैट्रिक्स, सोचो क्या आपके दिमाग में चल रहा है? कॉलम मैट्रिक्स, नाम से भी समझ में आ रहा है, कॉलम मैट्रिक्स सिंपल सा है, एक कॉलम हो, है ना। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। कॉलम मतलब समझ में आ गया होगा आपको? क्या समझ में आता है? कॉलम मतलब एक वर्टिकल रो, एक वर्टिकल लाइन, ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। एक कॉलम होने चाहिए,
रो कितनी भी हो सकती हैं, जैसे ये है ABC, क्या इसका ऑर्डर है 3/1, रो 3 है, कॉलम 1 है। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक खड़ी लाइन, एक कॉलम हो, एक वर्टिकल लाइन हो। तो जब कॉलम को समझ में आ गया तो रो भी क्लियर होगा। डेफिनेटली आप जो सोच रहे हैं सही है कि रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें केवल एक आड़ी लाइन हो, एक रो हो। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक रो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं ABCD, ये 4 एलिमेंट्स लिए, तो रो 1 है, कॉलम 4 है, इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है 1/4। ठीक है, फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स लो जिसमें जितनी रो है उतने ही कॉलम हो, उसको आप बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। बड़ा ही आसान सी डेफिनेशन है। आप 2 आड़ी लाइन ले रहे हैं तो 2 खड़ी लाइन ले लें, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं, 3 वर्टिकल लाइन ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या है कि एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, जितनी रो है उतने ही कॉलम हो, उसको आप बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक m/n का मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा, जब m और n इक्वल हो। जैसे ये A मैट्रिक्स लिया ABCD, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, ऑर्डर क्या हो गया 2/2 का हो गया। ठीक है, यही मैं आपको बता दूं कि यदि रो और कॉलम बराबर नहीं होते, है ना, तो उस मैट्रिक्स को आप नाम देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, इफ m नॉट इक्वल टू n, रो और कॉलम बराबर नहीं है, देन A इज कॉल्ड, क्या नाम दोगे इसको आप, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इस पेज पे आपने मैट्रिक्स के टाइप्स में पहला पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक रो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो है उतने ही कॉलम हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर नहीं है तो उसको आप क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए आगे देखें, डायगोनल एलिमेंट्स, ये क्या होगा, कोई भी एक मैट्रिक्स लो, ठीक है, उसमें वो एलिमेंट्स आप ले ले बस जहां पर रो का नंबर और कॉलम का नंबर बराबर हो, जैसे A11, A22, A33, उन एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। आई होप क्लियर होगा कि जैसे ये एक मैट्रिक्स लिया आपने A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, ये याद रखिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए रो और कॉलम बराबर होना जरूरी नहीं है। रो और कॉलम बराबर होते हैं तो मैट्रिक्स का नाम क्या देते हैं आप, बिल्कुल है, मैट्रिक्स का नाम होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे ये है, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। मैंने आपको क्या बोला था, सिंपल सा है, वो एलिमेंट्स जहां पर रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर हो। ये स्क्वायर नहीं था, वही यदि स्क्वायर होता, जैसे A11, A12, A13, ठीक है ना, तो सिंपल सा ये याद रखना है कि वो एलिमेंट्स लो जहां पर रो का नंबर और कॉलम का नंबर इक्वल हो बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो ये है A11, A22, A33, ऑर्डर कितने का भी चलेगा, अपने कोई दिक्कत नहीं है, बस होना क्या चाहिए, रो और कॉलम के नंबर इक्वल हो, उन सारे एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने आपको बोला था डायगोनल एलिमेंट्स को देखने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन जब अपन बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, दिमाग में चल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी रो है उतने ही कॉलम्स हो, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, खत्म का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको जगह खाली छोड़नी है, आपको वहां पर जीरो तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो है, सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए। जैसे इसी की बात करें तो A11 ये है डायगोनल एलिमेंट, A22, A33,
बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखते हैं, ऑल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। हम डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। ठीक है, मतलब आपको आजादी है, आप चाहो तो डायगोनल एलिमेंट को जीरो भी ले लो या नॉन जीरो ले लें। मतलब यदि आप ये एलिमेंट A11, A22, A33 में से 1, 2, 3 कितने भी जीरो ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते। बस ये याद रखें, इनको छोड़कर बाकी का जीरो होना कंपलसरी है। ठीक है, इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डायगोनल A11, A22, A33। इसका मतलब हो गया है ना, इतना बड़ा डब्बा नहीं बनाना आपको, तो शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो आप। 3 एलिमेंट है, इसका मतलब ऑर्डर 3 का है। ठीक है, और डायगोनल के एलिमेंट्स लिख दे A11, A22, A33। ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप क्लियर होगा। चलो इसमें आगे फिर देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जस्ट आपने अभी पढ़ा डायगोनल, डायगोनल में देखो ये एलिमेंट्स अभी अलग अलग भी हो सकते थे, मतलब ये 1 हो सकता था, ये 2, ये 3। ठीक है, स्केलर क्या बोलता है, स्केलर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के, ठीक है ये वर्ड ध्यान दो, डायगोनल होना जरूरी है। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स लेफ्ट राइट वाले सारे जीरो होने चाहिए। अब उस डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो। यानी आपने ये जो पहले लिया है ये सारे इक्वल हो, मतलब यहाँ 1, 2, 3 नहीं चलेगा, 1, 1, 1 ले ले, 2, 2, 2 ले ले। क्लियर, तो सिंपल सा है कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो, उसको आप बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये हुआ 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5। ठीक है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आपके एक से हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और इसी में खास बात, यदि ये सब 1, 1, 1 हो गए तो फिर इसका नाम हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको आप आई से इंडिकेट करेंगे, है ना। केवल 1, 1, 1 हो तभी होगा। ठीक है, इतना बड़ा डब्बा ना बनाना हो आपको तो आप इसको शॉर्ट में I3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि ऑर्डर 3 का है और डायगोनल के सारे एलिमेंट्स यूनिट होंगे। फिर आता है जीरो मैट्रिक्स। ये तो आपको इनबिल्ट है आप में, है ना, कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स लो, वो रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, सब चलेगा, सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। जैसे यहाँ 5, 5, 5 के प्लेस पर 0, 0, 0 आ जाए तो वो कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे ऊपर नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो होना चाहिए। डायगोनल के बारे में आप वो नहीं खोलते, डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे यहाँ नहीं है, यदि इनको आप 0, 0, 0 ले लें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स भी हो गया और ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया। स्केलर में चाहिए क्या आपको, डायगोनल के एलिमेंट एक से हो, तो 0, 0, 0 वो भी तो एक से हैं। क्लियर है, इस पेज पर आपने अब तक पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। क्या है स्केलर, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स एक से हो गया स्केलर। और एक से में भी सारे 1, 1, 1 हो गए तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। ठीक है, और कोई एक मैट्रिक्स चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, सारे एलिमेंट्स उसके जीरो है तो उसको आप जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात आती है दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे। ठीक है ना, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसिस, दो मैट्राइसिस इक्वल कब होंगे, तो दो मैट्राइसिस इक्वल तभी होंगे, सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर तो आपको क्लियर ही है, किसी भी मैट्रिक्स में जितनी रो और जितने कॉलम्स होते हैं, ठीक है, यदि m रो है, रोज है और n कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर क्या बनने वाला है, m/n। क्लियर, तो अब दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो और ऑर्डर के साथ साथ ध्यान दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, उन्हें हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्या ये क्लियर, ठीक है। जैसे ये A है, X, Y, Z, T, और B 1, 2, 3, 4। अब यदि आपको बोला जाए कि A और B ये दोनों मैट्राइसिस इक्वल हैं, तो ऑर्डर तो आप समझ गए होंगे, ये भी ऑर्डर 2 का है,
2/2 का, ये भी 2/2 का है, ऑर्डर तो बराबर है। अब उसके बाद क्या चाहिए आपको, सेकंड लाइन क्या बोलती है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग का मतलब जानते ही है, इसका पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट इसकी पहली रो पहली कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब हुआ, शायद बताने की जरूरत नहीं है, x इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 4। क्लियर? तो ये हो गया हमारा, दो मैट्रिक्स को आप कब बराबर करेंगे, उस पर एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन भी है ना, कि आपको 4 अननोन डाल दिए ABCD और बोला है कि ABCD की वैल्यू फाइंड करो जब ये दो मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वल है तो सबसे पहले समझ गए होंगे 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल होगा 4k, a माइनस 2b ये इक्वल होगा माइनस 3k, ऐसे ही 5c माइनस d इक्वल होगा 11k, और बच्चों ये 4c प्लस 3d ये किसके बराबर होने वाला है, 24k। अब इन्हें सॉल्व करके आपको a और b निकालना है। सॉल्व करना आपको आता ही है, नहीं आता तो एक बार देख लो आप, ठीक है। हम इसको जो आपने 10th में पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो अच्छा लगे उससे कर लो आप। सॉल्व करें तो यदि यहाँ 2b है, ऊपर b है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 8, 2b कैंसिल होगा, 5a इक्वल्स टू 8 माइनस 3 कितना बचा 5, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 जब आप यहाँ पुट करते हैं तो 2 होगा, राइट में जाने पे 2 माइनस होगा तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। a और b निकला, ऐसे ही c और d निकालें तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा 15c माइनस 3d इक्वल टू 33, ये कैंसिल हुआ, क्या मिलने वाला है यहाँ 19c, सही है, बिल्कुल सही है। 90c इक्वल टू इनका कितना होगा, ठीक है 57, 19 के टेबल जरा पढ़ो जरा, आई थिंक c की वैल्यू 3 आती है, c की वैल्यू 3 आप रखोगे यहाँ तो ये होगा 15, ये 11 यहाँ जाके माइनस होगा तो d की वैल्यू 4 आएगी। ये आपने ए बी सी डी निकाल दिया। क्लियर है? बोर्ड में ध्यान रखिएगा, 2-3 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन रेगुलरली पूछे गए हैं, है ना। दो मैट्रिक्स बराबर थे तो एबीसीडी निकालना है तो आप क्या कर दो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ठीक को इक्वल कर दो, आपके आराम से एबीसीडी की वैल्यू मिल जाएगी। एक क्वेश्चन और दिया है ना, ये अभी हम सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही ले रहे हैं। आपको ए बी सी एक्स वाई जेड काफी सारे अननोन दे दिए उन्होंने, है ना। ये केवल एक डराने के लिए दिए, कितने सारे दे दिए, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब के सब आपको निकालने हैं। और जबकि ये दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो जो आप करते आए हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दें। ऑर्डर आपको देख के समझ में आ ही रहा है कि दोनों का ऑर्डर 3/3 का है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, z प्लस 4 इक्वल टू 6, करस्पॉन्डिंग समझने में तो कोई डाउट नहीं है। फिर 2/-7 इक्वल टू 3/-2, पहले इतना देखें तो यहाँ से x की वैल्यू देखने में थोड़ा सा बड़ा था लेकिन सॉल्व करना बड़ा आसान है। फिर यहाँ से y की वैल्यू -5, 3 आपको मिल गए। आगे चले, -6 के इक्वल होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। a-1 इक्वल टू -3, तो a की वैल्यू क्या होगी -2। फिर 0 इक्वल टू 2c प्लस 2 कर दें, 2c बराबर -2, तो c की वैल्यू, क्या ये सही सोच रहा है आप, c इक्वल टू -1। फिर अगला क्या करोगे, b-3 इक्वल टू 2b प्लस 4, तो यहाँ से b की वैल्यू -7, सब कुछ मिल गया आपको। ठीक है, दो मैट्रिसेस इक्वल दिए थे तो हमें यहाँ से a b c x y z सारे 6 जो अननोन थे उनकी वैल्यू निकालनी थी। आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर करते गए तो आपको आराम से ये सारे अननोन मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया था, एक मैट्रिक्स ये आपको सामने दिख रहा है, ऑर्डर पूछा है। ठीक है, तो केवल एक रिवीजन पर्पस से आपको बता रहे हैं ऑर्डर क्या होगा। देख के समझ में आ रहा है कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब आड़ी लाइन कितनी है P, और वर्टिकल लाइन खड़ी लाइन कितनी है 4, तो इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है 3/4 का। अब यार जब ऑर्डर 3/4 का है, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें एलिमेंट्स कितने हो गए 12। अब आपको एलिमेंट बताना है A13,
मतलब वो एलिमेंट बताओ जिसकी रो है फर्स्ट और कॉलम है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आ गया 19। ठीक है, अब 8 to 1 के बारे में सोचो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट कितना है 35, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आएगा माइनस का 5, 8 to 4 रो आपको सेकंड वाली लेनी है, आड़ी लाइन सेकंड वाली लेनी है और खड़ी लाइन वर्टिकल लाइन फोर्थ लेनी है, ये बना कितना है 12। अब मैं 8 to 3 नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद सोचो क्या होगा 8 to 3, इसका मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या आप यही सोच रहे हैं? ये कितना होगा 5/2, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं? सेकंड रो थर्ड कॉलम, बिल्कुल बेटा 5/2 ही है। तो ये तो बिल्कुल एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अब आ गया, जैसा भी मैंने बोला था कि एक मैट्रिक्स में यदि 2 रो है और 3 कॉलम्स हैं तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे 6। ठीक है, अब उल्टा चले, यदि बोला जाए कि किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हैं तो सोचो आपके दिमाग में क्या चलने वाला है, क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है। एक ऑर्डर उसका होगा 6 के, ठीक है, नेचुरल इंटीजर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स कर दो, 6 को क्या कर दो 1 into 6 पहला, दूसरा क्या सोच रहे हैं 2 into 3, 3 into 2, 6 into 1। तो यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं 1 into 6, ठीक है, 2 into 3, 3 into 2, 6 into 1। अब इस क्वेश्चन पर आ जाए, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे? ठीक है, 24 के नेचुरल फैक्टर्स कर दें, 1 into 24, लाइन से करेंगे कोई गलती ना हो, 2 into 12 और क्या होगा 3 into 8, 4 into 6, 6 into 4, 4 into 6, 6 into 4 अलग अलग रहेगा, ठीक है, 8 into 3, 12 into 2, 24 into 1, ये इसके टोटल 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है। क्लियर होगा? ये 1 into 24 एक रो है ना, याद आया ये रो मैट्रिक्स बना, 24 into 1 एक कॉलम है तो ये बन गया कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें स्क्वायर कोई भी नहीं है ना, स्क्वायर में जितनी रो उतने ही कॉलम होते हैं, तो यदि सोचो रो और कॉलम बराबर हैं, जैसे 3 3 4 4 5 5, तो उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? ठीक है, जो उसका ऑर्डर है उसका स्क्वायर होगा, मान लो 3/3 का है तो एलिमेंट 9 होंगे, 4/4 का 16, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए इसके जितने भी 8 मैट्रिसेस के ऑर्डर पॉसिबल है इनमें कोई भी स्क्वायर नहीं होगा, सारे ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रहेंगे। अब आगे क्या पूछा है इन्होंने, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। यार जब 13 एलिमेंट्स हो गए हैं, इसके भी करो आप, क्या क्या बनेगा 1/13 का और 13/1 का, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, तो ये एक बन गया हमारा रो मैट्रिक्स, है ना, बार बार इसलिए याद दिला रहे हैं कि दिमाग में बैठ जाए, और ये आपका आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था कि ऑर्डर निकालने थे, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, बस हमें ये दिया था कि इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं। अब ये पूछा एक मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, इसके ऑर्डर क्या क्या होंगे, इसके ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है 1 into 18, 2 into 9, है ना, 3 into 6, ठीक है, 4 into होगा नहीं, फिर आता है 6 into 3, 9 into 2 और 18 into 1, ये इसके ऑर्डर्स पॉसिबल है। क्लियर? अब बोला जा रहा है कि 5 एलिमेंट हो गए, तो जैसे पहले किया था 5 एलिमेंट्स यदि हैं, एक ऑर्डर पॉसिबल है 1/5 का मैट्रिक्स बन सकता है, जिसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, या 5/1 का बन सकता है, जिसको आप कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, मुझे लगता है इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स,
चलिए हम कुछ मैट्रिक्स को बनाना और देखते हैं। क्वेश्चन था हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाना था, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं और हर क्वेश्चन के लिए एक एक जनरल टर्म दिया है। जैसे ये बनाना है, पहले तो मैं ये देखूं, यदि आपको एक 2x2 का बनाना है, ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, A12 है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। जब आप फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो A11 यानी आप I और J को 1 1 पुट करें, ठीक है। 2 आएगा, स्क्वायर 4, 2 का डिवाइड करने पर 2 आ गया। जब आपने A12 बनाया तो I को 1 J को 2 रखेंगे तो सम कितना आएगा 3, स्क्वायर करने पर 9/2, ये आया 9/2। ये जो A12 आया है इस क्वेश्चन के लिए A21 भी यही आएगा, ठीक है। और जब A22 बनाओगे आप तो I और J दोनों को 2 2 रखें, है ना, सम कितना हुआ 4, स्क्वायर करने पे 16 और 2 का डिवाइड करो तो क्या आया 8। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या कंस्ट्रक्ट हुआ, ये मैट्रिक्स आया 2, है ना, फर्स्ट रो में 9/2 और 2 आएगा, सेकंड में 9/2 और 8 आएगा। आई होप क्लियर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड और आसान है ना। Aij इक्वल टू I अपॉन J दिया है। जब आप A11 बना रहे हैं तो I और J दोनों को 1 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा। A12 बनाएंगे तो I को 1 J को 2, 1/2। जब A21 बनाएंगे I को 2 और J को 1 तो ये 2/1। A22 में दोनों को जब आप 2 रखेंगे तो ये फिर से 1 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड मैट्रिक्स बना। क्लियर। अब थर्ड पर चलते हैं। थर्ड में जब आप A11 बनाएंगे तो सोचो जरा मेरे साथ क्या होने वाला है, यहाँ पे 1 और ये 2, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका पहला एलिमेंट आ गया 9/2। क्या सही है। अब आप A12 पर चले, I को 1 J को 2 रखेंगे तो 5, स्क्वायर करने पर 25/2। A21 हम बनाते हैं तो सोचो जरा क्या है, I को 2 J को 1 तो ये 4 आया, स्क्वायर करने पे 16/2। A22 करेंगे तो I को 1, I को 2 और J को 2 रखेंगे तो ये 6 आ रहा है, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36/2। तो ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स क्या बना, 9/2, 25/2, 8 और 16। क्लियर है। ये हमारे हमने 3 क्वेश्चंस 2/2 के मैट्रिक्स को बनाने के करे। आई होप क्लियर होगा। ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर भी चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसके आगे फिर भाई एक 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये दिया था 1/2 मॉडुलस -3i + j। जब 3/4 का बना रहे हैं इसका मतलब है आपको 3 लेनी है रो और कॉलम कितने लेने हैं 4। तो ये क्या बनेगा A11 A12, हाँ कॉलम आपको 4 लेने थे, ठीक है। रो हमें 3 लेनी है A21 A22। स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा, ये A24। अगला क्या आएगा, थर्ड रो चलेगी तो A31, फिर A32, A33, A34। एक बार सोच के देखो जब ऑर्डर 3/4 का है तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। आई थिंक पक्का आप सोच रहे हैं कि 3 into 4 मतलब टोटल एलिमेंट्स हमारे 12 बनने वाले हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू रखना शुरू करें। जब आप I और J दोनों को 1 1 रखेंगे तो ये आएगा -2, लेकिन मॉडुलस करेगा +2/2 तो ये तो 1 आया। 1 2 करते हैं तो I को 1 रखने पर -3, J को 2 रखने पर ये जो सम आएगा -1 होगा और मॉडुलस के कारण +1 तो ये आ गया 1/2। जब A13 निकालते हैं तो ये 1 ये 3 तो ये 0 आया। 1 4 में इसको 1 पुट करेंगे I को, J को 4 पुट करेंगे 1 आया, ये बन गया 1/2। ये अब तक आपकी फर्स्ट रो बन गई। ऐसे ही चलो हम सेकंड रो बनाते हैं। सोचते जाओ आप लोग क्या होगा, I को 2 रखेंगे, ये -6 + 1 क्या आएगा -5, मॉडुलस के कारण +5/2।
आई और जे दोनों को 2 रखोगे तो -6 + 2 -4, डिवाइड करेंगे 2 का तो ये 2 आएगा। 8 2 3 बनाएंगे तो आई को आपने 2 पुट किया, जे को आपने 3 पुट किया। -6 + 3 -3, ये आ गया 3/2। फिर आई को 2 जे को 4 रखें, ये -6 + 4, ठीक है, -2 आया, मॉडुलस +2 आएगा, 2 का डिवाइड करने पर 1। फिर 8 3 1, ठीक है, आई को हम 3 रखें, जे को 1 रखें तो ये -8 आएगा, मॉडुलस लेने पर 8/2 4। जब आप A32 बनाते हैं तो आई को 3 रखने पर ये -9 + 2 -7, तो ये आ गया 7/2, ठीक है। 3 3 बनाएंगे तो -9 + 3 -6, मॉडुलस लेने पे +6/2 करने पर 3, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में उलझ ना जाए। 3 4, सोचो क्या हुआ, यहाँ 3 यहाँ 4, -9 + 4 -5, तो ये मॉडुलस आ गया 5/2। क्लियर है? इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड वाला करें। जब आप सेकंड वाला करते हैं, ठीक है, हर बार आई की वैल्यू फर्स्ट रो के लिए 1 रखो, जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, जे की वैल्यू 2 रखेंगे तो 0, जे की वैल्यू 3 रखेंगे तो -1, जे की वैल्यू 4 रखने पर -2। क्या किया आपने, आई की वैल्यू 1 फिक्स कर दी पहली रो के लिए, है ना, और जे की वैल्यू चेंज करते गए 1 2 3 4। अगले में क्या करने वाले हैं आप लोग, सोचो, आई की वैल्यू 2 फिक्स कर दें तो ये तो 4 हो गया, जे की वैल्यू 1 रखा तो 3, ठीक है, जे की वैल्यू 2 रखा तो ये 2, 3 रखा तो 1, और जे की वैल्यू 4 रखने पर 0। थर्ड रो के लिए क्या होगा, आई की वैल्यू हम 3 फिक्स करें, जे की वैल्यू फिर से चेंज करते जाओ, तो आई की वैल्यू 3 करने पर 6 हुआ, जे की वैल्यू 1 करने पर 5, 2 करने पर 4 3, और जब आप जे की वैल्यू 4 रखेंगे, ये 6 है तो ये 2 आ गया। ये हमारा एक और 3/4 का मैट्रिक्स बन गया। आई होप अब तक तो हम इस तरह के सारे क्वेश्चंस के लिए रेडी हो गए होंगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं। फिर ये क्वेश्चन है दो मैट्रिक्स के इक्वल होने पर, है ना, कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं। आप लोग पता ही है कि दो मैट्रिक्स बराबर तभी होंगे, सबसे पहले जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। दूसरा, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। तो जब आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है। 4 = y, तो y की वैल्यू 4 आ गई। 3 = z, z की वैल्यू डायरेक्टली देख के ही 3 आ रहा है। x की वैल्यू 1, है ना, और 5 = 5, यहाँ कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको ये x y z तीनों वैल्यूज मिल गई। सेकंड क्वेश्चन में चले तो ऐसे ही आप जब करोगे, x + y, ये 6 आ गया, ठीक है, y + z, y + z 5 आया, ठीक है, x × y, ये 8 है, ठीक। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करें, तो यहां से y की वैल्यू क्या मिली हमें, 6/x, y की वैल्यू 6/x यहां पर पुट कर दो, x, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट ध्यान दें, यहां से y की वैल्यू हमें क्या मिली थी, y की वैल्यू मिली 6 - x, y की वैल्यू 6 - x आप यहां रखेंगे, ठीक है, ये आ गया x² - 6x + 8। यहां से हमें x की दो वैल्यू मिल रही है, 2 और 4, ठीक है। यदि हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, यहाँ रखो 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, और जब y की वैल्यू 4 है तो z की वैल्यू 1, ठीक है। सही समझे आप। अब सोचो जब x की वैल्यू आप 4 लेंगे तब क्या होगा, जब आप यहाँ x को 4 लेंगे तो y कितना मिलेगा, बताओ बच्चों, 2 आएगा, और जब y को आप 2 रखेंगे तो z की वैल्यू 3, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा अंदर की वैल्यू चेंज हो सकती है। जब ये वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो हमें x + y + z, ये 9 दिया है, x + z दिया है 5, और y + z 7, ठीक है। तो आप x + z की वैल्यू जब आप यहाँ पर 5 रख देंगे, x + z की वैल्यू, तो 5 पुट करोगे तो y की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी आने वाली है,
आप में से जितने भी लोग y इक्वल टू 4 सोच रहे हैं बिल्कुल सही है ना। x प्लस जेड को आपने 5 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू 4 आ गई। और जब y की वैल्यू 4 लेंगे तो z इक्वल टू आपको मिलेगा 3, z को 3 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गया। तीनों क्वेश्चन ही हमारे थे कि आपको x y z निकालना था, जबकि ठीक है दो मैट्रिसेस इक्वल है। क्लियर है। इस टाइप के पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं और बोर्ड में कई बार दो मैट्रिसेस के इक्वल होने के क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। ठीक है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर है। तो क्या होगा यहाँ पर a माइनस बी, ये वैल्यू -1 के बराबर होगी और 2a माइनस बी ये 0 है ना, और 2a प्लस सी 5, 3c प्लस b 13। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करें, आप माइनस कर दो इनको, 2a में से ये माइनस करेंगे तो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 2 आ गई। e की वैल्यू 1 पुट करोगे आप तो c की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, c की वैल्यू 3 तो d की वैल्यू 13 माइनस 9 करने पर 4 ना। बड़े आसानी से हमें ए बी सी डी सारे अननोन की वैल्यू मिल गई। क्लियर है। आप लोग इस तरह से सारे क्वेश्चंस करते जाएं। अब ये ऑब्जेक्टिव में एक डेफिनेशन ही पूछी है, आपको पूछा है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा। सोचो कब होगा कोई इसको मैट्रिक्स। बिल्कुल हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, इसी लेक्चर में पढ़ा हुआ था बिगिनिंग में कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर तभी होगा जब उसमें जितनी ही रो होंगी उतने ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, रो यहाँ पर हम m से बता रहे हैं, रो नंबर को, कॉलम नंबर को n से। स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, जब m इक्वल टू n। आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, यदि रो और कॉलम बराबर नहीं होते तो उस केस में हम इस मैट्रिक्स का नाम क्या रखते हैं, इस मैट्रिक्स का नाम होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ऑप्शंस वही है ना, कि आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं और बोला है ये इक्वल है, तब आपको क्रॉस चेक करना है ऑप्शंस में से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां से देखूं क्या होगा, 3x प्लस 7 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0, x की वैल्यू -7/3। यार x इक्वल टू -7/3, यदि मैं गलत नहीं हूं है ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार इसको और इक्वेट करा के देखना, अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल टू -2x की वैल्यू। यार ये कुछ प्रॉब्लम वाली बात है, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है कितना, -2/3। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, -7/3। एक ही क्वेश्चन में एक अननोन की दो वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है ना, कि हम x y z की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। आई होप क्लियर होगा। ठीक, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, कि 3/3 का मैट्रिक्स बनाना। सोचो यार, जब आप 3/3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 9। ठीक है, 3 रो होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। क्लियर, तो हमें ये एक मैट्रिक्स बनाना है 3/3 का। A11, ठीक है, ये बनाना था। 3/3 का है तो 3 रो होंगी और 3 ही कॉलम्स होंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। अब आपको बोला क्या जा रहा है कि विथ ईच एंट्री 0 और 1। इसका मतलब आप यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं या जो एंट्रीज पुट कर रहे हैं वो हर एंट्री या तो 0 होगी या 1 होगी। तो जरा सोचो, आपको यदि ये यहाँ पर फिल करना है तो आप क्या डाल पाओगे, या तो 0 डाल पाएंगे या फिर यहाँ रख पाएंगे 1। ठीक है, जब आप A12 निकाल रहे हैं तब भी या तो 0 रख पाएंगे या फिर 1 रख पाएंगे। क्लियर है, तो हर एलिमेंट के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है ना, 0 या 1 हर एलिमेंट के लिए। तो
इसके लिए भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसके लिए भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 2 2 कितनी बार होगा? 9 एलिमेंट्स हैं। सभी के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 2। तो टोटल क्या बन जाएगा? 2 टू द पावर 9, जो वैल्यू कितनी होती है? 512। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया क्या था कि आपको एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाना था, और इसके अंदर जो आप 9 एंट्रीज भरने वाले हैं वो कोई और एलिमेंट नहीं ले सकते, आपको या तो यहाँ 0 डालना पड़ेगा या फिर 1 डालना पड़ेगा। क्लियर है? तो हर एलिमेंट के लिए आपके पास यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है। तो 2 2 2 9 टाइम आएगा, इसका मतलब है टोटल कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है? 2 टू द पावर 9, मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती है? 512। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। आजकल बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव के काफी क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करना, यहीं पे मैं आपको बताऊं सब्ट्रैक्ट करना भी, ठीक। तो बड़ा ही आसान है कि जब आपको 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हम 2 मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। 2 मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। यदि एक हमारा m बाई n का है तो दूसरा भी किसका होगा? m बाई n का होगा। क्लियर? अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स बन गया Cij। इसका ऑर्डर भी कितने का होगा? जो दोनों मैट्रिसेस का है, m बाई n का है। यहाँ पर Cij ये कैसे मिलेगा? Aij प्लस Bij से। ये तो मैंने आपको एक मैथमेटिकल लैंग्वेज बता दी। सिंपल सा मैं आपसे बोलूं कि जब 2 मैट्रिसेस को आपको ऐड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो उनका ऑर्डर देख लें, ऑर्डर बराबर होगा तभी हम उनको ऐड कर पाएंगे या सब्ट्रैक्ट भी कर पाएंगे। बस फिर क्या होगा? उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करने में प्लस कर दें, और जब आपको 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दें। यही आपकी डेफिनेशन लिखी है कि 2 मैट्रिक्स का जो सम है, मैट्रिसेस का सम ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो एक तो उनका ऑर्डर चेक करें, ऑर्डर बराबर होना चाहिए, और यदि ऑर्डर बराबर है तब क्या करोगे आप? तब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम प्लस कर दें। A11 को B11 में प्लस करें, A12 को B12 में प्लस करें। आइए प्लस और माइनस कर पाओगे आप? देखते हैं कितना कर पाते हैं आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है किसी एक मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का, किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करना। सपोज ये एक मैट्रिक्स A है, Aij m बाई n का, ठीक है, और लैम्डा इज एनी कांस्टेंट है, स्केलर है, ठीक है। अब आपको लैम्डा a बनाना है, इसका मतलब है हर एलिमेंट में हम लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दें, बस इतना सा है। मतलब मैं आपको समझा दूं कि यदि एक मैट्रिक्स A दिया है A B C D, ठीक है, तो लैम्डा A क्या बनेगा? हर एलिमेंट में आप लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा? लैम्डा A, लैम्डा B, लैम्डा C और लैम्डा D। आई होप क्लियर होगा ना। बड़ा ही आसान था कि यदि किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी में उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है? हर रो में, हर कॉलम में, मतलब आपको हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। फिर अब किसी मैट्रिक्स में जैसे यहाँ पे दिया ना, स्केलर या कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे आप? जैसे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x, और ये क्या बना? 10, यहाँ आया 14, यहाँ आ गया 2 बाय माइनस 6, 3 माइनस 4 1 2 7 6 15 14, ठीक है। अब 2 मैट्रिसेस को ऐड करना मैंने आपको बताया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करें तो क्या बनेगा बेटा? 2x प्लस 3। अगले एलिमेंट में क्या सोच रहे हैं आप? 10 माइनस 4, ये 6 आ गया। नीचे क्या होगा? 14 प्लस 1 15, यहाँ पर आ जाएगा 2 बाय माइनस 4। अब यहाँ पर आपको गिवन था एक मैट्रिक्स 7
6, 15, 14। ठीक है, अब आप दोनों मैट्रिसेस को बराबर कर दें तो 2x + 3 = 7 और 2/-4 = 14। यहाँ से 2x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से 2y = 18, y की वैल्यू 9। ठीक है, यहाँ पर हमसे दो चीजें कराई है। एक तो क्या कराया कि किसी मैट्रिक्स में हम स्केलर का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, आपने हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया, दो मैट्रिक्स को आपने ऐड किया। ऐड कैसे करोगे आप, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप प्लस कर दें, फिर हमें दो मैट्रिक्स को इक्वल करना था। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है, चलिए बच्चों, हमने यहां तक लेक्चर 1 में क्या पढ़ लिया, एक तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिए, कोई भी एक मैट्रिक्स को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, मैट्रिक्स को हम एडिशन और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। आई होप ये वाला लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन या अदर ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे आप फर्दर जो भी लेक्चर्स हैं आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय लर्निंग विथ अस।